चलिए, सो आज फंडामेंटल क्लासेस का डे 6। तो आज कुछ स्पेसिफिक चीजें, आज मैं आपको थोड़ा सा एमसीक्यू लाइव बैच में किस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि सर हम कोई फंडामेंटल कोर्स कर रहे हैं, जो आप हमें दे रहे हैं क्या हमारे लिए बेनिफिशियल भी है कि नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा जो फंडामेंटल्स आपने पढ़े, और उसके बेसिस पे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, ऐसा मेरा मानना है कि सर जो भी हमने, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको धीरे धीरे ओवर द पीरियड रियलाइज हो जाएगा कि सर हमने जो बेसिक्स में सीखा वो हमारे मेन करिकुलम में कितना यूजफुल है, अगर आप उसको प्रॉपरली वॉच कर रहे हैं। 6 लेक्चर्स अराउंड 7 आवर्स के आसपास, 7 साढ़े 7 8 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। 50 घंटे मुझे लगता है सफिशिएंट होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी 2-3 चीजों की। एक तो हमने इन्वेंटोरीज के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था सर? स्टॉक के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही थोड़ा सा लेक्चर है ये। इन्वेंटोरी के बारे में हमने 2-3 चीजें समझी थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में समझा था हमने। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जो आपने कॉन्सेप्ट कल पढ़ा, और अगर आपने उसको रिवाइज नहीं भी करा है, तो आप कितना पानी में है, कितना अच्छे से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो हम उसके बेसिस पे वी विल सॉल्व फ्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टुडे इन लाइव बैच फ्रॉम द ग्लैम सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज कैसी दी जाती है, क्वेश्चन के लैंग्वेज आपको कितने अच्छे से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। एक तो वो काम हमने करना है। उसके बाद में आज आपको एक गुड्स कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि जब अगर हम गुड्स को डिलीवर करते हैं तो ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, ये कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। ये आपके बहुत काम आएगा कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है। तो अगर आपने किसी कस्टमर को माल बेचा, तो एक आप हैं सेलर और एक बायर। बायर मतलब गुड्स खरीदने वाला। तो जब हम गुड्स को बेचते हैं तो आप सभी को पता है कि यूएस गैप के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड हो जाता है। और सभी से रिक्वेस्ट है टाइम से 5 मिनट पहले आ जाए। देखिए क्या होता है, बीच बीच में बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, तो मुझे बार बार ऐड करना पड़ता है। तो फिर मैंने बोल रखा है आने वाले समय में 10 मिनट बाद फिर मीटिंग लॉक कर देंगे हम। 31 दिसंबर 2022 को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, फिर स्टूडेंट जुड़े। तो 31 दिसंबर 2022 को आपका ईयर एंड होता है। तो अब आप अगर गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, मान के चलिए ये मिस्टर एलेक्स है और ये मिस्टर जॉन है ना। तो जॉन ने माल खरीदा है, बायर हैं, और हमने कंडीशन रखी कि जो हम एफओबी फ्रेट ऑन बोर्ड जो हम गुड्स डिलीवर करेंगे, एक होता है शिपिंग पॉइंट। शिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे ही आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट पर डाला, आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अगर मान के चलिए आपने कोई गुड्स, ये मिस्टर एलेक्स ने मिस्टर जॉन को गुड्स बेचा 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2020 को गुड्स सेल किया सर। अब ये माल एक्चुअली में उनके पास है ना 5 जनवरी को पहुंचा, 5 जनवरी 2021। तो अब तो ईयर तो एंड हो गया सर, 31 दिसंबर नया साल लग गया। तो आप चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि सर ये गुड्स किसका कहलाएगा, मिस्टर एलेक्स का कहलाएगा या मिस्टर जॉन का कहलाएगा। किसकी बुक्स में इसको स्टॉक मानना चाहिए, किसका होगा ये स्टॉक? क्या लगता है आपको, किसकी बुक्स में इस इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना चाहिए, बायर या सेलर? तो एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन में आपको जब बोला जाए एफओबी इट शिपिंग पॉइंट, मतलब कि ऑनरशिप जो है ना, जैसे ही ट्रांसपोर्ट पर डाली गई ट्रांसफर हो गई।
ऑनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है? जैसे ही ट्रांसपोर्ट पे डालते, तो ट्रांसपोर्ट पे तो माल पिछले साल ही चला गया सर, तो सीधे ये गुड्स किसका हो जाएगा? जॉन। किसका हो जाएगा? जॉन का हो जाएगा। जॉन मतलब बायर। तो यहां पर इसकी बुक्स में स्टॉक, हम यहां पर सेल की एंट्री प्रीवियस ईयर में ही इनकम बुक कर लेंगे। इनकम प्रीवियस ईयर में बुक होगी ना, 2020 में ही इसको सेल कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन शिपिंग पॉइंट पे होती है तो ऑनरशिप कहां पे ट्रांसफर हो जाती है? जैसे ही माल ट्रांसफर किया जाता। लेकिन अगर ये होता कि सर एफओबी 8 डेस्टिनेशन पॉइंट, और मिस्टर जॉन बोल रहे हैं कि यार हम गुड्स तो लेने को तैयार हैं, लेकिन हमारी फैक्ट्री तक जब तक माल नहीं पहुंच जाएगा हम आपको पैसा नहीं देने वाले। तो फैक्ट्री में हमारी मुंबई में है, दिल्ली से माल चला है, तो जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तभी हम इसको मानेंगे कि हमारे पास ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? डेस्टिनेशन। और जो भी फ्रेट है, जो भी फ्रेट, वो कौन पे करने के लिए रेडी है? यहां पे, यहां पर बायर फ्रेट का पेमेंट करने के लिए रेडी है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई बाइंग से रिलेटेड एक्सपेंडिचर किए जाते हैं तो हमेशा उसको उस स्टॉक या इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। दो तीन बातें मैंने आपको यहां पे समझानी है कि सर अगर एफओबी एक डेस्टिनेशन पॉइंट है तो जब तक माल उसकी फैक्ट्री में या उसके प्लेस पर नहीं पहुंच जाता ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो यहां पर अगर ये एफओबी की जगह एफओबी डेस्टिनेशन पॉइंट होता तो अभी ये गुड्स किसका कहलाता? एलेक्स का ही गुड्स कहलाता। ये जॉन के पास ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। तो क्वेश्चन करते समय आपको ये देखना है कि एफओबी इट डेस्टिनेशन पॉइंट लिखा है या एफओबी इट शिपिंग पॉइंट लिखा है। और अगर हम शिपिंग इट डेस्टिनेशन पॉइंट पे ऑनरशिप ले रहे हैं तो जो भी फ्रेट के खर्चे हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इन्वेंटोरी से रिलेटेड। अब हम देखिए सर क्या इसके बेसिस पे वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो। देखते हैं कि सर क्या हम कुछ क्वेश्चन कर पाते हैं इससे रिलेटेड या नहीं कर पाते हैं, उसको हम अभी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फुल अटेंशन से क्लास में बैठे हैं आज। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एमसीक्यू। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, मैं देखना चाहता हूं कि आप अगर उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है बुक्स में। चलिए, आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और स्क्रीन पे येलो पेन ना मारिए अमृत, जो पेन स्क्रीन पे बार बार टच कर देते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है बड़ा सा और आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं इंटरप्रिटेशन के लिए। एन एंटिटी विथ December 31st year end परचेज $2,000 इन्वेंट्री ऑन अकाउंट। हमने $2,000 का गुड्स बाय किया है। द सेलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी टू शिपिंग पॉइंट। देखिए यहां पे क्या लिखा है, शिपिंग पॉइंट, विथ फ्रेट ऑफ $50 पेड एट डेस्टिनेशन बाय ए बायर। यहां पर जो फ्रेट है वो डेस्टिनेशन पर बायर ऑफ गुड्स पे करने वाला है। द इनवॉइस डेटेड ऑन 27th December year 1 and the goods arrived on the January 3rd year 2। देखिए माल कब पहुंचा है? माल तो सर अगले साल पहुंचा है इस दूसरे उसमें। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है।
नाउ अज्यूम दैट टर्म रिक्वायर द सेलर टू डिलीवर टू द डेस्टिनेशन इंस्टीड ऑफ शिपिंग। अब यहाँ पे टर्म्स में चेंज आया है, ना अज्यूम दैट कि डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ही हमें गुड्स की शिपिंग पॉइंट जो है वो शिपिंग पॉइंट की जगह क्या है, डेस्टिनेशन पॉइंट। व्हाट इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी एंड फ्रेट इन रिलेटिंग टू परचेस ऑफ द ईयर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ईयर 1 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बताना है कि आपका स्टॉक किस वैल्यू पर कंसीडर किया जाएगा। सीधा गणित उन्होंने पूछा है, सीधा कि हमको क्या करना है। तो सीधी बात है सर, $2000 परचेज प्राइस है, और जब खुद ही बोल रहे हैं कि बायर इसको खरीदने से रिलेटेड 50 पे करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो इन्वेंट्री हमारी 2050। कई बच्चों की आंसर हो सा सोचना था, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब कुछ बच्चे 0-0 कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में पूछ रहे हैं, फर्स्ट ईयर क्या ओनरशिप यहां पे ट्रांसफर हो गई है। आपको ये सोचना है, ध्यान से पढ़िए। नाउ अज्यूम द टर्म्स रिक्वायर द सेलर टू डिलीवर टू द डेस्टिनेशन इंस्टेड ऑफ शिपिंग पॉइंट। ओनरशिप डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर होगी, डेस्टिनेशन पे मतलब उसके पास गुड्स पहुंच जाएगा। और गुड्स कब पहुंचा है, अगले साल पहुंचा है। तो आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर 0-0 है। कुछ स्टूडेंट 0-0 सोच रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ तो डी मार रहे हैं। आंसर डी वालों के लिए यह है, बेटा जब तक माल उसके पास पहुंचा ही नहीं, उसका स्टॉक ही नहीं है। आपको यह ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय क्या बोला है। नाउ अज्यूम द टर्म रिक्वायर्स द सेलर टू डिलीवर द गुड्स डेस्टिनेशन, बस। और पूछ रहे हैं 1 ईयर का, पहले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बेटा जब माल आपके पास पहुंचा ही अगले साल है, नेक्स्ट ईयर पहुंचा है, तो फर्स्ट ईयर में तो आपके लिए वो परचेस है ही नहीं एज ए बायर, तो ये आपका गुड्स नहीं था। तो लैंग्वेज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। और तुक्केबाजी में डी वी जो सी लगा रहे थे, कल हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, और एक और आपके सामने थ्योरी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं चाहूंगा आप इसको पढ़ें और फिर मैं आपको थोड़ी सी अप्रोच और समझाऊंगा। ये लेक्चर कल के लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में है, जिन्होंने नहीं समझा कल का लेक्चर हो सकता कम समझ में आए। हमेशा नीचे की लाइन पे फोकस ज्यादा कर रहा है। द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ इंक्रीज इन ग्रॉस मार्जिन। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए आपके सामने एक सिचुएशन दी, केस स्टडी दी आपको कि इंटरनल ऑडिटर है, उसने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करी है टू कंपेयर द ग्रॉस मार्जिन ऑफ वेरियस डिविजनल ऑपरेशन विद द दोस ऑफ अदर डिवीजन। अदर डिवीजन और इस डिवीजन के ग्रॉस मार्जिन को वो कंपेयर कर रहे हैं, and with the individual division performance in the previous year. The internal auditor notes that significant increase in the gross margin at one division, कि gross margin हमारा बढ़ गया है। The internal auditor does some preliminary investigation and also note that there was no change in production method। ना तो प्रोडक्ट में कोई चेंज आया है, ना प्रोडक्ट मेथड में कोई चेंज आया है, और फिर भी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बढ़ गया है। क्या रीजन हो सकता है? कोई प्रोडक्शन में ना तो कोई मेथड में चेंज आया है, ना प्रोडक्ट में, ना तो हमारी कोई कॉस्ट में चेंजेस आया कि हमारी कॉस्ट चेंज हो जाए जिसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। क्या रीजन हो सकते हैं जिसके कारण हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया? 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट। आप मुझे बताइए ग्रॉस मार्जिन का सिमिलर कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट बेचने से क्या इंपैक्ट है? कोई रिलेवेंस नहीं है। तो पहली बात तो सर ये तो हो ही नहीं सकता, बाहर कर दिया इसको। डिक्रीज इन नंबर ऑफ सप्लायर ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अरे सप्लायर कम होंगे तो गुड्स तो महंगा होगा, रॉ मटेरियल हमको कच्चा महंगा मिलेगा, तो उससे हमारा माल की कॉस्ट बढ़ेगी। पर वो तो पहले ही बोल रहे हैं कॉस्ट में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
सर हमने जानबूझकर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर लिया। तीसरा ऑप्शन, क्या ये हो सकता है? चौथा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मुझे बताइए, क्या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें अकाउंट रिसीवेबल का कोई रिलेवेंस है क्या? नहीं है सर। तो नॉकआउट पंच हमने खेला और हमने सीधे आंसर दे दिया सर सी, ओवर स्टेटमेंट। कल ही पढ़ के बैठे हैं। तो 3 बच्चों ने क्यों एडमिशन दिया? 22 बच्चे के आसपास अभी क्लास में है, तो 3 स्टूडेंट ने आंसर देने की कोशिश की और 3 में एक है मेघा जिन्होंने आंसर दिया है, अहमद ने दिया है, स्मिता ने दिया है, सुभोजीत ने सबसे पहले आंसर दिया था। तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अब मैं देखता हूं आपको पुराने कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से याद है। चलिए, अभी हम जो एफओबी का कॉन्सेप्ट समझ के आए हैं जस्ट फ्यू मिनट्स बैक, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ही सॉल्व करना है। मैं पढ़ूंगा भी नहीं इस क्वेश्चन को, मैं देखना चाहता हूं क्लास में कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे हैं। आई विल नॉट रीड दिस। समय भी देखना है, देखो टाइम चल रहा है। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट शोज, हमने फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करी और 31 दिसंबर को हमने पता किया, तो गोडाउन में जो फिजिकल, देखो एक एक लाइन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि सर हम फिजिकल इन्वेंट्री जब काउंट करके आए तो वहां पे 10 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ था 31 दिसंबर को, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस अमाउंट वर द फॉलोइंग। अब देखो ऐसी लाइनें, मैं आपको ना ये वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। एक्सक्लूडेड मतलब इसमें ये चीजों को एडजस्टमेंट नहीं दिया। तो पहला पॉइंट बोल रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा कॉस्टिंग, $82,000 शिप्ड टू कस्टमर फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे एफओबी एट शिपिंग पॉइंट, मतलब जैसे ही हमने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोर्ट पे डाल दिया, माल की ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो अब मुझे बताइए, अब ये माल एफओबी एट शिपिंग पॉइंट था, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जब हमने इसको शिपिंग पॉइंट पे ही ऑनरशिप इसकी ट्रांसफर कर दी, तो क्या इसको इसमें शामिल करना चाहिए? क्या ये हमारा स्टॉक है क्या? सर इस माल की डिलीवरी आपने 28 दिसंबर को दे दी, 28 दिसंबर को ही दे दी है, और ये इसमें इंक्लूड भी नहीं है सर, हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखी है, शिपिंग पॉइंट। तो इसकी ऑनरशिप तो ट्रांसफर होगी, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सर ये तो इंक्लूड है भी नहीं, तो इसको छोड़ दो, इग्नोर करो। लास्ट गुड्स जो लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग 1,22,000 शिप्ड टू कस्टमर डेस्टिनेशन पॉइंट, जब तक माल उसके पास पहुंच नहीं जाएगा वो हमारा है। माल तो उसके पास अगले साल पहुंचा है सेकेंड ईयर में, और ये 1,22,000 का गुड्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखो बोल रहे हैं ना एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, मतलब ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। तो गुड्स कॉस्टिंग 1,22,000 शिप्ड टू कस्टमर ऑन डेस्टिनेशन पॉइंट, और जब ये माल अगले साल पहुंचा तो ये माल हमारा इस साल है, बट इसमें तो जुड़ा नहीं है, तो जोड़ देंगे सर। तो आंसर आ गया सर। और देखिए क्लास में कितने भी स्टूडेंट बैठे थे, उसमें किसी का भी ये आंसर था, कुछ का था, कुछ ने ये आंसर देने की
कोशिश की और वो सक्सेसफुली कामयाब हुई। तो आप देखिए, अब मैंने तो कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा, कुछ नया नहीं पढ़ा हमने, बस आपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो बेटा यूएससीएमए, यूएससीपीए, अमेरिका के ये जो प्रोफेशन है ये रट्टा वाले लोगों के लिए नहीं है। और बेस्ट पार्ट, हमारी कोचिंग का लाइव क्लासेस में आपके फंडामेंटल्स को इंप्रूव करा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। कल हमने कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। बहुत ही सरल लेवल के क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं। चलिए, अब मैं देखना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन कितने स्टूडेंट सही नहीं कर पाते। नहीं कर पाने वालों को देखना चाहता हूं। पहले मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटोरी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको बताना है गिवन द फॉलोइंग फैक्टर्स। सर ओपनिंग स्टॉक 5000, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। बस अब स्टूडेंट लोगों को एक दिमाग में आना चाहिए कि सर जब उन्होंने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बोल दी तो उसमें ये डायरेक्ट लेबर ऑलरेडी जुड़ी है, इसका मतलब, क्योंकि प्रोडक्शन तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन। मैं आपको एक फॉर्मेट समझाता हूं, क्योंकि मुझे आपको आने वाले समय में 2 क्वेश्चन और कराना है, 2-3। तो पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, है ना, कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। आंसर तो हम उसका टैली कर ही लेंगे, हम आंसर क्वेश्चन करने से तक। देखिए, एक तो आपके पास होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैं ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ये आपके लॉन्गर रन में बहुत काम आएगा। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई कच्चा माल हो सकता है जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, है ना। तो सर हमारे पास कोई रॉ मटेरियल पड़ा, ऐसा सोचो कि आपके पास है ना शुगर रॉ मटेरियल में पड़ी 1000 किलो पड़ी, और 1 किलो शुगर 10 रुपए की आती थी, ऐसा मान के चले, तो हमारे पास 10,000 रुपए का स्टॉक ओपनिंग पड़ा हुआ है। अब हमने इसमें ऐड किया कुछ करंट ईयर में और परचेस कर लिया, ठीक है। सर हमने ना 2000 किलो और खरीदा, और ये 12 रुपए थोड़ा सा शुगर महंगी हो गई थी तो हमने खरीद लिया, तो ये हमने 24,000। आप मुझे बता सकते हैं ये 2 और ये 3 का जो टोटल है इसको क्या बोलते हैं। इस टोटल का कुछ नाम देंगे हम, ये आपके समय में, आने वाले समय में काम आएगा। इस 3000 को क्या बोलेंगे, आप अपना आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ये 3000 किलो क्या है, इसको क्या बोलना चाहिए, आपको क्या लगता है, इसका कुछ नाम हो सकता है क्या। है कोई स्टूडेंट ऐसा जो इस क्लास में इस बात को समझता है कि सर इसका ये मतलब हो सकता है। तो सर इसका नाम है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर कंज्यूम्ड। क्या बोल रहे हैं हम, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यही कहोगे ना, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज या कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। सब 3000 किलो को हम यूज कर सकते हैं, ये हमने यूज थोड़ी किया है, टोटल ये कंज्यूम नहीं है। आप सोचो आपके पास रात को 31 दिसंबर की रात को 1000 किलो शक्कर पड़ी थी, सुबह 1 जनवरी को आप 2000 किलो और लेकर आए, तो क्या आपने इसको यूज कर लिया। सर ये अवेलेबल फॉर यूज है, मैक्सिमम अमाउंट वी कैन यूज 3000 kg। अब हमने फिर जब ईयर क्लोज आया तो हमने फिर से जाके काउंट किया कि यार हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ शुगर पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने जब काउंट करी तो 3000 में से हमारे पास 1200 किलो ही बची है। इसका मतलब जो बीच की 1800 किलो है वो कहां चले गई, इसको हम बोलते हैं
कंज्यूम्ड क्या बोलते हैं, मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूम्ड। ये 1800 किलो कंज्यूम्ड है। तो मान के चलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन हमने फिर से 12 क्या 10 रुपए के हिसाब से कर लिया, तो ये हमारे पास -12,000 आ गया ना। तो 34 -12 24,000 हमारा क्या आ गया, कंज्यूम्ड आ गया। अब इसको कंज्यूम करने के लिए हमने कोई लेबर लगाई होगी। रॉ मटेरियल बना रहे हैं ना हम, शक्कर से कुछ बना रहे होंगे, तो सर हमने लेबर लगाई लेट से 5,000 रुपए की। तो ये जो लेबर ही लगती है मान के चलो, तो ये जो 36,000 कर लेता है ना, ताकि राउंड फिगर में आ जाए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी सिर्फ इसी के लिए, अभी पूरी कॉस्ट शीट नहीं समझाई, जब मैं आपको कॉस्ट शीट का लेक्चर लूंगा उसमें समझाऊंगा। 30,000 दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में भी वो तो आपसे क्या बोल रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 60,000। मतलब हमारे पास लास्ट ईयर का 5,000 पड़ा था और हमने 6,000 रुपए का प्रोडक्शन किया है, तो हम 65,000 लास्ट ईयर का बचा हुआ माल हमारे पास, ये रॉ मटेरियल तो लिखा नहीं है, ये फिनिश गुड्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रॉ मटेरियल नहीं दिया है, ये तो रॉ मटेरियल है। एक फिनिश गुड्स का भी समझिए आप, दोनों में डिस्टिंग्विशमेंट आपको पता होना चाहिए। फिनिश गुड्स बेटा ये ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ऐसा सोचो कि आपके पास है ना, शूज का बिजनेस करते हो, आपके पास कुछ शूज पड़े हुए हैं, तो वो फिनिश गुड्स है ना। तो लेट से आपके पास 60,000 का माल पड़ा हुआ था, अब उसमें सीधे ऐड कर देंगे प्रोडक्शन, जो आप यहां से बना के लाए। लेट से आपने 40,000 का बनाया, इस टोटल को बताए क्या बोलते हैं, अवेलेबल फॉर सेल। क्या बोलेंगे कि हमारे पास बेचने के लिए 1 लाख का माल पड़ा हुआ है, और अगर आपके पास ईयर में फिर 30,000 का ही पड़ा, इसका मतलब बीच का अगर क्लोजिंग यहां से माइनस कर दूं, ये 30 यहां से माइनस कर दूं, तो बेटा ये जो 70,000 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो फिनिश गुड्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है, रॉ मटेरियल का कॉन्सेप्ट अलग होता है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सर ओपनिंग 60 पड़ा था, नया बनाया 40 का, तो ये अवेलेबल फॉर सेल हुआ, और अवेलेबल फॉर सेल में से 30 बचा, इसका मतलब 70 बेच दिया। अब क्वेश्चन में यहां पर आपको क्या दे रखा है, ओपनिंग दे रखा है प्लस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है। तो यहाँ पे मैं अगर फिगर रखते जाऊं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 5,000 सर ओपनिंग दे रखा है और हमने प्रोडक्शन किया 60,000 का, तो ये सर अवेलेबल फॉर सेल हो गया 65,000। और क्वेश्चन ने आपको क्लोजिंग नहीं दिया है, उन्होंने आपको सीधे COGS दे दिया है। देखो COGS दे दिया ना 55,000, ये यहाँ लिख दिया, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना होगा, 10 बचा होगा, तभी तो 55 का आपने बेचा, तो 10,000 वुड बी योर क्लोजिंग स्टॉक। ये देखो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। अब देखो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको डायरेक्ट लेबर दे रहे थे, वो ये चेक करना चाहते थे कि आपको ये पता है कि नहीं डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन का ऑलरेडी पार्ट होता है, दे वांट टू चेक इट आउट। और आप फिर रट्टा मार रहे हो, वो सर ने समझाया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्शन फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिनिश गुड्स में ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का मतलब ये सारी चीजें, ये जो हम लेकर आ रहे हैं ये बनाने वाली। अभी मैं आपको है ना एक प्रॉपर कॉस्ट शीट समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल क्लासेस का पर्पस ही यही कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सर 5 ओपनिंग था प्लस प्रोडक्शन 60, 65 -10 किया 55 हमारे पास COGS बचा। तो यहां उन्होंने आपको COGS पूछा, तो ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं आप अवेलेबल फॉर सेल। चलिए आपके पास एक और क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए।
क्वेश्चन पूछ रहा है द कंपनीज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या वर्ड पूछ रहा है? अवेलेबल फॉर सेल, मतलब वो ये वाला पूछ रहा है वर्ड जो मैंने आपको इधर समझाया। अब क्वेश्चन में आपको ग्रॉस सेल्स दिया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसने अवेलेबल फॉर सेल। तो आपको एक मैं बात यहां समझा दूं कि अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। ये ध्यान रखो, खुद कॉमन सेंस में लगाओ यार। आप छोटी सी दुकान है, पिछले साल का कुछ माल पड़ा हुआ, कुछ नया बना लिया, दिस इज कॉल्ड अवेलेबल फॉर सेल। अब सर ये बात हमको समझ में आ गई कि अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। और हमने प्रोडक्शन के साथ साथ एक चीज और समझी हुई है, ओपनिंग स्टॉक आपको मैंने समझाया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करें प्रोडक्शन, ये आता है अवेलेबल फॉर सेल। इसी टोटल को तो क्या बोलते हैं हम, अवेलेबल फॉर सेल। तो वो हमें पता करना है, हम तो फिगर पुट करते चलेंगे, है ना। इसमें से लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक। मुझे क्वेश्चन कराने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। तो ये क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मेट आपने अगर देखा। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, एक चीज और बताई थी सर आपने, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल में से जीपी माइनस कर दें तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो सर अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हम फिल कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्या हमारे पास क्वेश्चन में हमारे लायक इंफॉर्मेशन है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको सर ग्रॉस सेल्स दे दी है और ये नेट सेल्स दे दी है। तो सीधी बात है, जो जो इंफॉर्मेशन हम भर सकते हैं, तो 9 लाख का 40,000, 40%, 9 लाख का 40% हम जीपी रख दें। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्स मेरी 9 लाख थी, उसमें से माइनस कर दूं 36,000, सॉरी 9 लाख का 40%, 3,60,000 ना, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया सर। 5,40,000 मेरा सीओजीएस आ गया, मैंने यहाँ पे 5,40,000 रख दिया। मेरे से वो ये चीज थोड़ी पूछ रहा है, मेरे से तो ये चीज पूछ रहा है, मैं अभी यहाँ पे जाना है, मुझे जो चीज चाहिए, पर मेरे को जो जो इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ सकता हूँ उसको तो मैं रखना शुरू करूं। अब क्वेश्चन में सर हमको देखो उन्होंने ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा, एंडिंग इन्वेंट्री दे रखी, सॉरी, तो एंडिंग इन्वेंट्री को भी हम फिल कर देते हैं। तो एंडिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी है, 2 लाख है। अब क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं सर हम? अगर हम देखें, कुछ बच्चों ने तो आंसर भी दे मारा है। अब आप सोचिए कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है सर, कंपनीज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो हमारे पास कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का डेटा होना चाहिए ना। अगर प्रोडक्शन का डेटा नहीं है तो हम फंस जाएंगे। तो आपके पास ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप देखो, आपके पास अवेलेबल फॉर सेल होगा, इसमें से ये माइनस किया, तो बताइए अवेलेबल फॉर सेल कितना होगा,
सीधा गणित है। अब तो फिगर पुट करने की क्या जरूरत है, अभी भी मुझे बताना पड़ेगा आंसर। बताइए, ये आ गया 7,40,000। तो फॉर्मेट थोड़ी रटना है कि सर हमने देखो यहाँ पे 9 लाख में से जीपी माइनस किया, 5,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रख लिया, क्लोजिंग स्टॉक किया, अब इसमें से ये माइनस किया। तो ये तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता, ये तो फालतू चीज थी, ये तो पूछा ही नहीं था क्वेश्चन। अवेलेबल फॉर सेल 7,40,000, कुछ 3,40,000 बोल रहे हैं। 3,40,000 कहां से आंसर आ गया इसमें। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, चलिए अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ईयर 2। मैं तो समय देख रहा हूं कितना ले रहे हो आप। अब देखो बेटा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आपको यहाँ पे डेटा दी बने। अब 2 साल का देखो उन्होंने आपको, मैंने आपको है ना अकाउंट्स बनाना सिखाया हुआ है। अब देखो उन्होंने एक तो आपको है ना इन्वेंट्री दे दी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है 1,20,000। चलो यहाँ लिख लेते हैं सर, मैं तो इजीली सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आसानी से, मुझे तो पता है कैसे, लेकिन मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 यहाँ रखते जा रहे हैं। अब प्रोडक्शन मिल जाए तो ये क्लोजिंग माइनस करके ये आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी। अच्छा, प्रोडक्शन की जगह हम परचेज भी लिख सकते हैं, बताएं, क्योंकि अगर हम ट्रेडर है तो ये भी ध्यान रखना है कि सर ने प्रोडक्शन लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसी प्रोडक्शन ही आएगा। प्रोडक्शन तो किसके लिए आएगा, जो मैन्युफैक्चरर और जो ट्रेडर हो, जो केवल माल खरीद कर बट बेचता हो बेटा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस इज इक्वल टू अवेलेबल फॉर सेल होता है, उसमें से क्लोजिंग माइनस कर दे तो सीओजीएस आ जाएगा। अब हमें देखना है कि हमें परचेस निकालना है, क्या क्वेश्चन में हमें परचेस निकालने का कोई तरीका दिया है क्या सर, या परचेस दी हुई है क्या। सर हमें अकाउंट्स पेबल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, देखो। तो मैंने आपको पहले दिन ही सिखा दिया था, अगर आपको याद हो तो डे 1 पे मैंने आपको सिखाया था कि हम अकाउंट्स पेबल से परचेस निकाल सकते हैं। आप सोचिए, आप अकाउंट्स पेबल का एक छोटा सा अकाउंट भी बना सकते हैं। लायबिलिटी होती है ना, ओपनिंग बैलेंस कितना है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया 62,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 49,000। और अगर आप अकाउंट्स पेबल को नीचे दिया कैश पेमेंट टू सप्लायर 1,80,000, तो पेमेंट कर दिया तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा, थोड़ी सी बेसिक अकाउंटिंग। तो सर हमने उनको 1,80 का पेमेंट किया और अभी भी 49 का देना बाकी है, लास्ट ईयर का 62 था, इसका मतलब बीच, ये जो बीच का बैलेंसिंग फिगर है ये क्या होगा, परचेस किया होगा ना माल। यार आप सोचो कि ओपनिंग था, कुछ परचेस किया होगा, उसमें से कुछ पेमेंट कर दिया होगा, तभी तो ये बचा है। ऐसा फॉर्मेट भी लिख सकते हो आप, ओपनिंग पेबल, सब समझा रखा हूं पहले डे पे। ओपनिंग पेबल प्लस क्या करूं, ओपनिंग पेबल में क्या करूं, ऐड परचेस ना। आप अकाउंट बना के नहीं करना चाहते, ऐसा करो लेस पेमेंट
तो क्या बचेगा? क्लोजिंग बैलेंस। सर ओपनिंग पेबल हमारा यहाँ 62 था, ये लिख दिया हमने। परचेस हमें पता करना है, पेमेंट कितना हो गया सर? 1,80,000। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है, बताओ ऊपर पहुंच जाओ, परचेस पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? तो 180 प्लस 49 माइनस 62 कितना आता है परचेस? 1,80,000 प्लस 49 माइनस 62, तो परचेस बेटा 1,67,000 है। तो अगर परचेस आपकी 160 है तो यहां लिख दी मैंने, तो ये आ गया 120 प्लस 167 माइनस 40 कर दो तो आपका सीओजीएस आ जाएगा 1,20,000 प्लस 167 माइनस 1,40। ठीक किया ना, प्लस माइनस देख लेना, 1,20,000 प्लस 167। हाँ, तो 1,47,000 क्या होगा इसमें? जो आंसर है क्या है, ये आंसर आ गया। किसी ने दिया था, एक स्टूडेंट ने आंसर शायद इसका, सबने गलत दिया है। तो अगेन आप लोग कंसेप्चुअली थोड़ा सा लेकर, जबकि ये हमने अकाउंट्स पेबल का लेजर समझा, हमने ये हमारी परचेस निकली, तो आप ध्यान रखिए ये परचेस हमने 167 निकाली थी ना, 62 का हमने ओपनिंग बैलेंस था, परचेस हमने की 167, उसमें से 180 का पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 49। तो जब हमें परचेस मिल गई तो ओपनिंग प्लस परचेस, इसको क्या बोलते हैं? अवेलेबल फॉर सेल। तो 1,20,000 प्लस 1,67,000 इजिकल टू कितना हो गया? 287। तो अवेलेबल फॉर सेल 287 था, उसमें से 140 का बेच दिया, इसका मतलब सॉरी 140 का बचा, इसका मतलब 147 क्या है आपकी? सीओजीएस। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं, ये मैं प्रूफ भी करते जा रहा हूं बीच में, कि आप इस क्लासेस को कॉन्सेप्चुअल समझिए। चलिए एक और क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। If certain goods owned by entity were not recorded as a purchase, हमने सर परचेस रिकॉर्ड नहीं करी और ना ही उसको क्लोजिंग स्टॉक में काउंट किया, वर नॉट काउंटेड इन एंडिंग इन्वेंटरी। आप सोचो ना, आपने परचेस रिकॉर्ड करी ना उसको क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड किया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके कारण? अब ये क्वेश्चन तो आपको तभी आएगा जब आपके कॉन्सेप्ट सही हो। मैं आपसे पूछता हूं, अब आप उस क्वेश्चन को पहले आंसर दो जरा, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर लिख रहे हैं, फिर मैं आंसर दूंगा। वो क्या बोल रहे हैं? ना मैंने परचेज रिकॉर्ड करी ना मैंने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करा। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये इनकम स्टेटमेंट है, मैंने एक परचेज करी, मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा है ना, ताकि आप उसको रटे ना। ये परचेज करके लेकर आए आप 10,000 रुपए की, और मान के चलिए कुछ भी माल आपने नहीं बेचा,
कुछ भी माल आपने बेचा ही नहीं, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता, वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता ना। तो एक तरफ खर्चा लिखा, एक तरफ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन आपने ये दोनों ही लिखना भूल गए, ना खर्चा लिखा ना इनकम लिखी, तो इंपैक्ट बताइए। खर्चा नहीं लिखा तो इंपैक्ट, खर्चा नहीं लिखा और इनकम भी नहीं लिखी, ना आपने एक एक्सपेंडिचर लिखा और ना ही आपने एक इनकम लिखी। बेटा जब इनकम एक्सपेंडिचर नहीं लिखा तो उसके कारण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गई, खर्चा ना लिखने से अंडर हो गई। बट स्टॉक नहीं लिखा तो उसके कारण इनकम अंडर हो गई, तो एक तरफ इनकम अंडर कर ली, एक तरफ खर्चा, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हो गया, जीरो। बेटा आप कॉमन सेंस से सोचो कि ना आपने यहां पे खर्चा लिखा और ना ये इनकम लिखी, तो एक तो इनकम को 10,000 से कम कर दिया, मतलब इनकम को कम कर दिया ना। इनकम अगर आप यहां लिखते 10,000 तो आपकी इनकम होती ना, लेकिन आपने तो खर्चा भी तो कम लिख दिया, तो खर्चा कम लिख दिया, इनकम कम लिख दी, तो दोनों नेट हो गए, जीरो हो गया इम्पैक्ट। तो आप कुछ लोग केवल इसी पे घुसे हुए हैं कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओवर सोल्ड, कुछ बच्चे भी आंसर दे रहे हैं। अरे बेटा ये भी तो पढ़ो, एंडिंग इन्वेंट्री नहीं लिखी तो इसका मतलब आपने अपनी इनकम को कम लिखा है, और अगर आपने इधर खर्चा कम लिखा है तो इनकम को ज्यादा लिखा, एक तरफ इनकम को ज्यादा एक तरफ इनकम को कम, नेट इफेक्ट जीरो। थिंक लॉजिकली, ना कि रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, बार बार बोल रहा हूं। इसका तो आंसर दे दिया था ना आप लोगों ने। चलिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ थर्ड क्लोजिंग स्टॉक, अभी पढ़ा है सर, ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है यहाँ पे। अब तो मेरे हिसाब से सबने बता देना चाहिए, फिगर ही पूरा मैंने आपको फॉर्मेट ही बता दिया है, हमने अभी पढ़ा था ना वो। ये रहा क्वेश्चन में, क्या ओपनिंग स्टॉक गिवन है सर, गिवन है, यहाँ लिखो। जो बच्चे नहीं आंसर दे पा रहे उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये 30,000 क्या क्वेश्चन में परचेज दी है सर, लिखो 1,90,000। क्वेश्चन ने आपको 20% प्रॉफिट दे दिया ऑन सेल, तो 2 लाख का 20% 40,000। तो सेल्स में से अगर हम जीपी माइनस करते तो सीओजीएस आ जाता है, तो 1,60,000 बेटा क्या हो गया। अब बताओ आप, तो इन दोनों को जोड़ के ये पता करना है ना, तो सीधी गणित है। 30,190 कितना हो गया, 220 माइनस 160 कितना होता है, 60,000। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो कल जो हम पढ़ रहे थे और जो आज हम सीख रहे हैं, उससे आपने पता है अपने एक चैप्टर ही खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। देखो 12 ही क्वेश्चन है इसमें, 10-12 तो आपने यही कर दिए।
और हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए फटाफट, जो आपको कल सिखाया गया है प्रीवियस लेक्चर। कि सर अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल रिजल्ट ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम। ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम कब होती है सर? अगर हमने हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया, इसका मतलब इनकम ज्यादा लिख दी, कल ही बताया था, ये खत्म हो गया सर। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। क्या बात है, आज तो चैप्टर का एक चैप्टर एक सब यूनिट खत्म कर दिया आप लोगों ने तो यार। स्पीड इज ऑल्सो मैटर। अब ये यूनिट आपकी हो गई एक तरीके से, मेन यूनिट ही हमने कंप्लीट कर ली, एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन। कंपनी इन्वेंट्रीज ओवर स्टेटेड, कौन सी? 31 दिसंबर की। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिखा है तो कल ही बताया था। अब सोच के बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, अब उन्होंने आपके थोड़े से मजे ले लिए इसमें। अब आपको इन्होंने ना रिटेन अर्निंग डाल दिया, क्योंकि रिटेन अर्निंग पहले दिन पढ़ाया हुआ है। रिटेन अर्निंग मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया हुआ है। इस साल का क्लोजिंग, इस साल की नेट इनकम, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग रिटेन अर्निंग बैठती है। तो कुछ लोग इसको अंडरस्टेटेड लिख रहे हैं। कंपनीज इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड ऑफ द 31 दिसंबर दिस ईयर। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, मतलब अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है। अब ऐसा सोचो, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिखा हुआ है तो क्या आंसर होना चाहिए? कुछ डी आंसर दे रहे हैं, कुछ ने देने की कोशिश की है डी। अगले साल, बेटा देखो यहां कई लोग ना रिटेन अर्निंग में कंफ्यूज हो गए। अरे आपको मैंने बोला क्वेश्चन आपके मजे लेगा, कई बार आपको डेटा इस साल का दिया लेकिन उन्होंने इस साल का नेट इनकम दिए नहीं। रिटेन अर्निंग तो कभी निकलती नहीं। अरे रिटेन अर्निंग का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। और बेटा अगर ओवर स्टेट क्लोजिंग स्टॉक है तो इस साल की इनकम बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने सब जगह ओवर की जगह सब जगह अंडर लिखा है। तो वो आपसे नेक्स्ट ईयर का पूछना चाहते हैं। देखो लॉजिक से उन्होंने क्या पूछा आपसे, इस साल का क्लोजिंग है मतलब अगले साल का ओपनिंग है। कल सिखाया था मैंने आपको, इस साल का क्लोजिंग मतलब अगले साल का ओपनिंग। और अगर अगले साल का ओपनिंग ज्यादा लिखा मतलब खर्चा ज्यादा लिखा, मतलब आपने अपनी इनकम को क्या कर रखा है, कम दे रखा है। तो किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं दिया। एक ने दिया रॉकी। तो ये चैप्टर को ही आपने क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है। और देखो आपकी ग्रेड रिपोर्ट दिख जाएगी अब। ऐसे आपको अपनी ग्रेड रिपोर्ट देखना है, 90% स्कोर। और जिस दिन आप मुझे ऐसा 90% हर यूनिट में दे देते हो, मैं आपको अपने तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दूंगा बेटा कि आप चाहे सीपीए हो या सीएमए की एग्जाम हो, उसको पास करने के काबिल हो चुके हो। क्या हो चुके हो? तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत कुछ, एक चैप्टर ही ऑलमोस्ट क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया। और आप लोगों को मैंने कल मैंने एक मीटिंग आप लोगों के साथ में करी थी, जिसमें मैंने आपको फर्दर प्लान ऑफ एक्शन आपका समझा दिया था कि आपको किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को देना। आज हमारी शॉर्ट क्लास है, क्योंकि अब हम अगले वीक से कोई बड़े कॉन्सेप्ट की और मूव ऑन करेंगे। और उसके पहले जो आपको डेडलाइन गिवन दी है कल, जो मेरी बात आप लोगों से हुई थी, वो आप उसमें करें, तो उसको आप फॉलो करें। तो ऐसे आप अपना ग्रेड रिपोर्ट देख सकते हैं। ग्रेड रिपोर्ट कैसे देखते हैं वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। ग्रेड रिपोर्ट आप अपनी इमीडिएटली देख सकते हैं। यहां जाते हैं तो यहाँ पे एक बटन आता है, अभी तो एंड रिव्यू आ गया है। जैसे आप स्टडी सेशन में जाएंगे, आपका जो मैंने टारगेट दिया हुआ है यूएससीएमए पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स को, सीपीए का, फार का, उसमें आप अपना ऐसा क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके, जैसे 23 क्वेश्चन है,
और आपको ग्लैम ने पास कर दिया ना बेटा, तो आप 100% पास हो, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अभी तक कोई स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है जो मेरी अप्रोच को बता के फॉलो करके चला है। बाकी अपनी मर्जी से चलोगे तो जवाबदेही भी अपनी लेना है फिर। ये देखो ग्रेड, जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे ग्रेड का बटन आता है, तो आपको पता चलते जाएगा कि आप क्या स्कोर कर रहे हो। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने छोटी क्लास रखी है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को जो कल अधूरा रह गया था वो फिनिश कर लिया है। तो फिर हम आपको टारगेट्स दिए जा चुके हैं, उस टारगेट को फॉलो करना है। उस टारगेट को अगर फॉलो करेंगे तभी पास होंगे। और मैं डेफिनेटली वेट करूंगा आपका, थर्सडे तक आप अपना टारगेट्स मुझे भेजें। वो सारी चीजें हैं, तो यहाँ आप इसको कोऑर्डिनेट